हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CA काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो ये SSC CGL पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। SSC CGL AAO पोस्ट के लिए अगर हम बात करते हैं पेपर 4 की, तो पेपर 4 बेसिकली AAO के लिए होता है। एंड पेपर 4 जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी कवरेज होती है। इसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे BCom, MCom, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट माना जाता है। तो आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे सारे MCQs करेंगे जो प्रोबेबली इस चैप्टर से बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगर देखा जाए तो हम सिर्फ MCQ डील कर रहे हैं, बट किसी भी चैप्टर के MCQ करने के पहले हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप पहले उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लो, सो दैट आपको MCQs प्रॉपरली समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए और आपको कोई भी MCQ लर्न नहीं करना पड़े। रीज़न बीइंग, जब आप चीज़ें लर्न करते हो ना तो आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो। क्लियर? तो इसकी दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है हमारे दूसरे चैनल पे CA काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर पे। हमने ऑलरेडी इसकी क्लासेस अपलोड की हुई हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। मेरा सजेशन होगा कि सबसे पहले आप इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लो और उसके बाद आप ये MCQ क्लास मेरे साथ करो। आपको कहीं पे भी कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा और आपको सारे के सारे MCQs बहुत ही ईजिली, एक तरह से कह लो, माइंड में बैठ जाएंगे। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये MCQ सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडाउमेंट फंड रिसीट इज ट्रीटेड एज। अब देखो, अगर बात करें इंडाउमेंट फंड रिसीट की तो बेसिकली ये एक ऐसी रिसीट या ये एक ऐसा फंड है जो कि डोनर डोनेट करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, और वो ये स्पेसिफाई करता है कि आप इस अमाउंट को उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करोगे। मतलब जैसे डोनर गाइड करेगा वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को वो पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन, एंड क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन जैसा है इसीलिए इसको करती क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटलाइज करती है। और कैपिटलाइज करना मतलब सिंपली कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो जब वो बैलेंस शीट आइटम माना जाएगा तो उस केस में उसको आप कैसे दिखाओगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाओगे, इंडाउमेंट फंड रिसीट, दैट इज कैपिटल रिसीट। क्लियर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो बेसिकली ये 3 चीज़ें बनाती हैं। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट। क्लियर? तो देखो, पहला ऑप्शन दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, फिर रिसीट पेमेंट, फिर बैलेंस शीट। तो ये 3 तो बनाती है। क्या नहीं बनाती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रही है ना। ये हम लोग फाइनल अकाउंट्स में देखे हैं कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो बेसिकली ट्रेडिंग NPL और बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर? बट अगर बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव कभी भी इनकम अर्न करना नहीं होता है, उनका मोटिव होता है सोसाइटी को सर्व करना। तो उस केस में वो PL की जगह क्या बनाती है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, लीगेसी आर जनरली कैपिटलाइज्ड, ट्रीटेड लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब अगर हमें पता होगा कि लीगेसी होता क्या है तब तो हम इसका आंसर कर पाएंगे। अगर हम बात करें लीगेसी की तो लीगेसी मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन, लेट्स से ए ने अपनी विल में ये चीज़ मेंशन किया है कि उसकी डेथ के बाद उसकी की पूरी प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दी जाएगी। क्लियर? तो इस अमाउंट को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, लीगेसी कहता है। हमने अपनी विल में ये चीज़ मेंशन की कि हमारी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी डेथ के बाद हम किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देंगे। तो बेसिकली वो जो डोनेशन हो रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग नाम देते हैं लीगेसी का। अब खुद सोचो, ये तो बेसिकली एक नॉन रिकरिंग आइटम है जो कि साल में 1 या 2 बार ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होगा। रीज़न बीइंग, हर कोई अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी या हर कोई प्रॉपर्टी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करके नहीं जाता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से कह लो ये वन टाइम इनकम है। तो उस केस में वो उसको कैसे ट्रीट करेगी, बट ऑब्वियस कैपिटलाइज करेगी, दैट इज बैलेंस शीट आइटम होगा। आंसर हो जाएगा ए, कैपिटलाइज्ड।
क्लियर है? नेक्स्ट, एनी डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज अ, अभी हम बहुत देर से ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, दैट इज उसको वो बैलेंस शीट आइटम होगा कैपिटल रिसीट। और अगर यहाँ स्पेसिफिक पर्पस की जगह जनरल पर्पस लिखा होता तो उस केस में आप उसको कहाँ डालते? आप उसको ट्रीट करते एक रेवेन्यू रिसीट की तरह, और आप उसको कैपिटलाइज नहीं करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। बेसिकली इनकम है हमारी तो हम उसको क्रेडिट कर देते, क्लियर? बट क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक पर्पस लिखा हुआ है तो जब भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिलता है तो आप उसको कैपिटलाइज करते हो, दैट इज बैलेंस शीट आइटम वो बनता है। और बैलेंस शीट आइटम मतलब आइदर कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट, क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ए, कैपिटल रिसीट। अच्छा, कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट, इस पे भी पूरा डिफरेंस हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास में डिस्कस किया है। एंड इसके अलावा इस पे हमने एक क्लास भी ड्राफ्ट की हुई है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से अगर चाहो तो वो क्लास क्लियर कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हमारे कोर्स में है, तो उस पर भी हम जल्दी क्लास बनाएंगे जहाँ पे हम पूरा MCQs का डील करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। देखो, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें, सिंपली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से होता है? ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक या कैश अकाउंट बनता है। हमने ऑलरेडी ये बताया भी हुआ है अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास में कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली एक कैश अकाउंट जैसा ही बनता है। कैश अकाउंट मतलब जिसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? कैश या बैंक, और क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होगा? कैश या बैंक। तो बेसिकली ये क्या है? पूरा का पूरा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट है। और कैश बैंक की बात करें तो ये किस तरह का अकाउंट होता है बेटा? रियल अकाउंट होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, रियल अकाउंट, क्लियर? अब देखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि मैम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करें तो दो तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इस पे भी हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से वो क्लास की क्लैरिटी ले सकते हो। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी हम उस पर भी क्लास ड्राफ्ट करेंगे और उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हम MCQs अपलोड करेंगे। नेक्स्ट देखो, द कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज। अगर हम कैपिटल की बात करें तो जनरली हम उसको कैपिटल फंड कहते हैं, क्लियर? बट कई बार हम उसको कैपिटल फंड ना बोल करके एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड मतलब जो कि एक फॉर्म में आप कह लो कि आपने बहुत टाइम से इकट्ठा किया हो, जैसे जो भी सरप्लस आता है ना, या कहीं से आपको लीगेसी की अमाउंट मिली है, या आपको कहीं से डोनेशन की अमाउंट मिली है, तो आप क्या करते हो? ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते जाते हो और ऐड करते करते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल बनता जाता है। तो अगर यहाँ ऑप्शन दिया होता कैपिटल फंड तो आंसर हम टिक करते कैपिटल फंड, बट क्योंकि कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो सिंपली क्या हो जाएगा आंसर? एक्यूमुलेटेड फंड। मतलब इतने साल से जो आप इकट्ठा करते आ रहे हो फंड को, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ₹1500 was outstanding at the beginning of the year towards subscription and ₹10,000 is received during the year with 2,500 still outstanding at the end of the year, the amount to be taken to receipt and payment account। बेसिकली अगर रिसीट पेमेंट अकाउंट की बात करें तो हमने पहले भी बताया है कि जितना भी कैश से रिलेटेड आइटम होगा, मतलब कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट, सिर्फ उसी को हम लोग डालते हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट में। तो सिंपली बताया कि इस साल कितना रिसीव्ड हो रहा है? 10,000। तो ये जो 10,000 रिसीव्ड हुआ इन कैश, इसी को तो आप लोग रिसीट पेमेंट अकाउंट में डालोगे, तो आंसर हो जाएगा सी, 10,000, क्लियर? बट यहाँ पे हम एक और चीज़ की क्लैरिटी करते हैं कि अगर क्वेश्चन में यहाँ रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं पूछा होता बल्कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछता, तो सिंपली हम लोग क्या करते कि रिसीट पेमेंट से 10,000 लेते, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है जो हम बताए हैं कि माइनस होगा, और 2,500 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट ईयर की अगर बात करें तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है? 11,000। उस केस में आंसर क्या होता? ए, 11,000, क्लियर? नेक्स्ट, एनी रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी डेबिटेड टू द सेपरेट फंड, डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटलाइज्ड एंड शोन इन द बैलेंस शीट, और नन ऑफ द अबव। देखो, अगर हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो अगर सेपरेट फंड बना हुआ है किसी भी नाम से, लेट्स से बिल्डिंग फंड बना हुआ है, प्राइस फंड बना हुआ है, मतलब किसी भी नाम से अगर फंड बना है तो उस केस में उस
फंड से रिलेटेड जितने भी खर्चे दैट इज एक्सपेंस, जितने भी फायदे दैट इज इनकम होंगे, वो सारे के सारे आप कहाँ पे डेबिट क्रेडिट करोगे? प्राइस फंड के विद इन। क्लियर? और प्राइस फंड बेसिकली हम लोग कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है अगर कोई एक्सपेंस सेपरेट फंड से रिलेटेड है तो उस केस में बट ऑब्वियस हम क्या करेंगे? सेपरेट फंड में डेबिट कर देंगे। और यहाँ एक्सपेंस की जगह इनकम लिखा होता तो उस केस में यहाँ क्रेडिट का ऑप्शन दिया होता, दैट इज क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड। बट अगर सेपरेट फंड से रिलेटेड कोई भी आइटम है तो हमेशा याद रखना कि उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अलग से शो नहीं करते, बल्कि उसका एडजस्टमेंट हम हमेशा उस सेपरेट फंड के विद इन करते हैं। और वो सेपरेट फंड हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ। अगर सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल की बात करें तो बेसिकली ये एक तरह की मिसलेनियस इनकम हो गई। क्लियर? और मिसलेनियस इनकम को हम कहाँ शो करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम। बात किसकी कर रहे हैं? रिसीट पेमेंट अकाउंट की। एंड रिसीट पेमेंट अकाउंट इक्विवेलेंट किसके होता है? कैश बुक या कैश अकाउंट के। क्लियर? तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? कैश बुक से। देखो ऑप्शन में दिया है कैश बुक, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश बुक एंड बैलेंस शीट और नन, बट ऑब्वियस ए कैश बुक। नेक्स्ट, एनी डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज अ। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन मिल रहा है तो वो कैपिटल रिसीट होता है, जो कि हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास ऑप्शन कैपिटल रिसीट का भी दिया है, लायबिलिटी का भी दिया हुआ है, तो कायदे से ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बट अगर ज़्यादा स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक होगा लायबिलिटी, क्योंकि जब आप बता रहे हो लायबिलिटी तो लायबिलिटी मतलब ही क्या होता है? कैपिटल रिसीट। क्लियर है? अगर लायबिलिटी हमने आंसर किया तो लायबिलिटी का मतलब ही होता है कैपिटल रिसीट, तो ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा सी लायबिलिटी। नेक्स्ट, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द फॉलोइंग डिटेल। जहाँ देखो सब्सक्रिप्शन का अरियर दिखा रहा है 500 मतलब आउटस्टैंडिंग, इस साल से कितना रिलेटेड है? 10,500। और एडवांस दैट इज अक्रूड, एक तरह से कह सकते हैं कि 800 रुपये आपको एडवांस में मिला है। देयर आर 1200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। देखो सिंपली किसकी बात किया है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने पहले ही बोला कि जो भी करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम होगी वो आपको रिकॉर्ड करनी होती है ऑन अक्रूवल बेसिस। अब अक्रूवल बेसिस मतलब आइदर आपने उसके लिए कोई भी अमाउंट रिसीव किया हो या ना किया हो, आपने उस खर्चे के लिए पेमेंट किया हो या ना किया हो, बट अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो आपको उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। तो सिंपली 1200 मेंबर हैं और हर कोई अगर 10 रुपये देगा तो सिंपली कितना हो जाएगा? 12,000 होगा ना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक में कितने पे रिकॉर्ड करेगी? इनकम एक्सपेंडिचर में अगर सब्सक्रिप्शन वो रिकॉर्ड करिए बाई सब्सक्रिप्शन तो कितने पे रिकॉर्ड करेगी? 12,000 पे। तो आंसर हो जाएगा सी 12,000। क्लियर है? नेक्स्ट, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू। देखो ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, बट वहाँ पे एक्सपेंस पूछा था, यहाँ इनकम पूछा है। और इसकी क्लैरिटी हमने पहले ही दे दी थी कि सिंपली उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे बेटा? स्पेशल फंड में इन द बैलेंस शीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सब्सक्रिप्शन एट 10,000. Subscriptions accrued in the beginning of the year and at the end of the year were 1,000 and 1,500 respectively. The figure of subscription received appearing in receipt and payment account will be. इसको भी अभी हमने पहले क्लियर किया कि अगर रिसीट पेमेंट में पूछा है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जितना अमाउंट करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं। अब करंट ईयर में रिसीव भले पास्ट ईयर के लिए हुआ हो भले फ्यूचर ईयर के लिए हुआ हो, बट आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? तो इस केस में हम लोग को बैक कैलकुलेशन करना है, और बैक कैलकुलेशन जब करते हैं तो करेंगे क्या कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को पहले एक्चुअल में क्या करते हैं? लेस करते हैं ना, तो यहाँ ऐड कर देंगे क्योंकि बैक कैलकुलेशन करना है, और 1,500 जो कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है उसको अब हम लेस करेंगे। क्लियर? तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? ए 9,500। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करोगे तो क्या जो हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की क्लास डाली उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम वो आइटम शो करते हैं जो कि सबसे पहले करंट ईयर से रिलेटेड हो और दूसरा सिर्फ रेवेन्यू आइटम की बात करते हैं। रेवेन्यू मतलब जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं। जो नॉन रेकरिंग आइटम्स होते हैं उनको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। क्लियर। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ओनली आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये तो बैलेंस शीट की बात कर रहा है। ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट्स, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि रिसीव्ड की बात किया है, बल्कि रेवेन्यू नेचर कुछ भी, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे वो पेमेंट हो, सब कुछ रिकॉर्ड होगा कहाँ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट्स। देखो पर्टेनिंग मतलब जो कि इस करंट ईयर से रिलेटेड हो। क्लियर है। और वो करंट ईयर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आइदर इनकम और एक्सपेंसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, बोथ आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। ये कहाँ रिकॉर्ड होता है बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर दोनों कहाँ रिकॉर्ड होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देख लो, हमने पहले बताया कि अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हो, अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में तुम लोग को कुछ भी मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजी हम लोग इससे आंसर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज़, अगर बात करें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की तो बेसिकली एक तरह की लायबिलिटी हुई, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसको रिटर्न करना पड़े, तो आंसर जाएगा बी, लायबिलिटी। नेक्स्ट, अक्रूड सब्सक्रिप्शन इज़, अगर अक्रूड सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन मतलब एक ऐसा अमाउंट जो कि हमने अर्न तो किया बट नॉट येट रिसीव्ड, कि हमने अर्न कर लिया है बट अभी तक हमें मिला नहीं है, तो नो डाउट फ्यूचर में इसको रिसीव करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ए, असेट। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर, हमने पहले ही क्लियर किया कि अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की तो ये हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बनता है। एंड व्हाट इज अक्रूवल बेसिस, जहाँ आप करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, आप ये नहीं देखते कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है या कितना पेंडिंग है या कितना पेमेंट किया है और कितना पेंडिंग है। क्लियर। जो भी अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड होगा वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, दैट इज आंसर हो जाएगा ए, अक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक है या कह सकते हैं कि कैश अकाउंट है, तो सिंपली इसमें क्या होता है कि कोई भी अमाउंट जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो, पहली चीज़। दूसरा, वो कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, बट अगर वो करंट ईयर में रिसीव या करंट ईयर में पेमेंट उसके लिए हुई है तो वो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज आंसर हो जाएगा बी, कैश बेसिस। नेक्स्ट, डोनेशन नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पर्पज इज ट्रांसफर्ड टू, यहाँ क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि एक ऐसा डोनेशन जो कि आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव नहीं किया है, तो सिंपली हमने किस पर्पस के लिए किया होगा, जर्नल पर्पस के लिए, और जर्नल पर्पस को हम लोग कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दैट इज आंसर हो जाएगा सी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशंस रिसीव बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर रिफ्लेक्टेड इन, अब देखो सिंपली अगर डोनेशन की बात करें तो डोनेशन दो तरह का होता है, एक जो जर्नल डोनेशन होता है और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि किस डोनेशन की बात कर रहा है, और अगर क्वेश्चन डोनेशन के लिए साइलेंट है तो उस केस में हम हमेशा उस डोनेशन को क्या मानते हैं, जर्नल डोनेशन। क्लियर है। और अगर जर्नल डोनेशन मान रहे हैं तो कहाँ डालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो आंसर हो जाएगा ए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस पे हम लोग अभी पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसका आंसर होगा सी, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, salary debited to income expenditure account for the year ended was 48,000. Outstanding salary paid in the beginning of the year and at the end of the year was इतना इतना respectively. The amount of salary to be shown in the receipt and payment account. Again back calculation करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग को याद हो तो हम सबसे पहले रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर ड्राफ्ट करते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर दिया है और हमें बैक कैलकुलेशन करके रिसीट पेमेंट पे जाना है, दैट इज करंट ईयर में हमने एक्चुअली कितना पे किया। क्लियर। तो जो कॉन्सेप्ट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करना, अब क्या होगा, ऐड होगा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, अब लेस हो जाएगा, तो देखो कितना होगा अमाउंट, 48,000
प्लस 6000 माइनस 7500। क्लियर? तो आपका आंसर आ जाएगा डी 46,500। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? इट इज समराइज्ड कैश बुक, ये होता है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन इट ऑन कैश बेसिस, ये भी हमने बताया है। इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स ओनली, ये गलत है ना, क्योंकि हमने पहले बताया कि अगर हम रिसीट पेमेंट की बात करें तो उसमें रेवेन्यू ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं एज वेल एज कैपिटल ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होते हैं। एंड लास्ट बोला इट सर्व्स द पर्पस ऑफ रियल अकाउंट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इन तीनों ही पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए, बी और डी पे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो आंसर होगा सी, इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ओनली। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता विद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, ये क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली रेवेन्यू नेचर रिसीट्स नहीं, हमने पहले बताया कि रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। ओनली कैपिटल नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट से भी गलत है। ओनली रेवेन्यू नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट से भी गलत है। बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स। नेक्स्ट, द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ लोकल क्लब एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर शो द फॉलोइंग अमाउंट। देखो, इसमें कह रहा है एज पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इतना दिया है एंड एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इतना दिया है। When there were no outstanding of rent and printing charges at the beginning of that year, मतलब opening outstanding नहीं है, the difference of 1600 will be shown in the balance sheet at the end of the year as, ये 1600 कहाँ से आया? देखो 6900 माइनस 7500, ये हो गया 600, और 11000 माइनस 12000 ये हो गया 1000। तो बेसिकली ये जो 1600 रुपये है ये क्या है? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फिगर है ना बेटा। और क्योंकि आप प्रिंटिंग चार्जेस और रेंट पेड की बात कर रहे हो तो बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, तो फ्यूचर में इसको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये बताया जा रहा है कि करंट ईयर का प्रिंटिंग चार्जेस का खर्चा कितना है? 7500, और रेंट पेड का खर्चा कितना है? 12000। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट सिर्फ इतना किया है, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो कि ड्यू तो हुआ बट ऑर्गेनाइजेशन ने पे नहीं किया। तो इस साल अगर नहीं भी पे किया तो अगले साल तो पे करना ही पड़ेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा बी, लायबिलिटीज। क्लियर? नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, किसकी बात कर रहा है? इनकम स्टेटमेंट की। एंड अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। एंड क्योंकि यहाँ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो उस केस में पीएल अकाउंट की जगह वो क्या बनाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली बिगिंस विथ, ये स्टार्ट भी होता है ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस से और एंड भी होता है कैश बैंक बैलेंस से। क्लियर है? अच्छा, तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट की, तो ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक या कैश अकाउंट है। और अगर हम कैश अकाउंट की बात करें तो जनरली कैश अकाउंट क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। हम ये नहीं कह रहे कि क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है, बट जनरली क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस डेबिट, कि हमारे पास हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस बचता है। तो आंसर हो जाएगा बी, डेबिट बैलेंस। ये डेबिट साइड है ना। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी डेबिटेड टू, ये हम लोग को पता है ऑलरेडी। हम किसकी बात करें? स्पेशल फंड की। तो बट ऑफ वो कहाँ डेबिट होगा? स्पेशल फंड में। आंसर हो जाएगा सी, ये फंड्स नहीं, बेसिकली ये स्पेशल फंड्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनपीओ एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर लायबिलिटीज इज नोन एज, हमने पहले बताया कि हम इसको कैपिटल फंड भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड भी कह सकते हैं, बट ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कैपिटल फंड। नेक्स्ट, जर्नल डोनेशंस एंड लीगेसीज आर क्रेडिटेड टू, देखो सिंपली अगर बात कर रहे हैं जर्नल डोनेशंस की, तो जर्नल डोनेशन हम लोग कहाँ ले जाते हैं बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना। और लीगेसीज, वैसे तो देखा जाए तो ये हमेशा लीगेसीज बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है, बट कई बार क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि लीगेसीज को हम ट्रीट कर रहे हैं एज रेवेन्यू आइटम, तो बेसिकली वो मेंशन होगा। एंड क्योंकि यहाँ जर्नल डोनेशन के साथ बोला है तो आंसर हो जाएगा बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? बट हमने कॉन्सेप्ट बताया कि लीगेसीज को हम लोग कहाँ डालते हैं? बैलेंस शीट में डालते हैं, ना कि इनकम एक्सपेंडिचर में। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन में कई बार मेंशन किया होता है कि लीगेसीज को आपको पार्ट बनाना एज रेवेन्यू। ठीक है,
तो उस केस में आप उसको कहाँ डालोगे, इनकम एक्सपेंडिचर में। एंड क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जर्नल डोनेशन कहाँ क्रेडिट होता है, तो बट ऑब्वियस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इज, पहले हमने बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है या स्पेशल फंड है तो उसका जो भी इनकम या एक्सपेंस होगा वो कहाँ अफेक्ट करेगा, उस पर्टिकुलर फंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एडेड टू प्राइस फंड। स्पेशल एड्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट, एडेड टू कैपिटल फंड और बोथ ए एंड सी। देखो अगर स्पेशल एड है, कुछ भी स्पेशल हो, जैसे स्पेशल डोनेशन हो गया, स्पेसिफिक फंड हो गया, तो उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं। तो इसका मतलब वो कैपिटल रिसीट होगा। एंड कई बार हम उसको कैपिटल फंड में ऐड ऑन कर देते हैं, है ना। तो उस केस में आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। क्लियर। आप देखो कुछ क्वेश्चंस ना हमने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी लिए हैं। रीज़न बीइंग कि जब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब एग्जाम में कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में हमेशा अगर देखा जाए तो MCQ सेशन ही आता है। क्लियर। बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग डाले हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके। क्लियर। तो चलो अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट की। तो पेमेंट कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। और यही अगर पेमेंट की जगह इनकम लिखा होता तो वो आता डेबिट साइड में, क्योंकि इक्विवेलेंट टू कैश बुक है ना। नेक्स्ट, द क्लोजिंग डेबिट बैलेंस इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंडिकेट्स द डैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आ रहा है किसमें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो हमने पहले भी बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर बात करें तो ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा वो शो करता है कैश बैलेंस। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो वो क्या इंडिकेट करेगा, द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अक्रूवल सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कैश बेसिस पे चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, जो करंट ईयर की है उसके बेसिस पे चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, या हम मर्केंटाइल भी बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अ डेबिट बैलेंस इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट्स एक्सेस ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस की, वो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बेसिकली हम लोग वर्ड सरप्लस एंड डेफिसिट यूज़ करते हैं। सरप्लस यूज़ होता है तब जब क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो कंपैरेटिवली डेबिट के, तब हम लोग बोलते हैं सरप्लस को एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, है ना। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इनकम एक्सपेंडिचर की, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में क्या होता है, इनकम होता है, और डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब इनकम ज़्यादा है तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होगा, और उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सरप्लस। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेबिट बैलेंस पूछा है। डेबिट बैलेंस मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर। इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं डेफिसिट का, बट ज़्यादा स्पेसिफिक क्या होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैचेस ऑल डैश रिसीट्स अगेंस्ट रेवेन्यू पेमेंट्स पर्टेनिंग टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग किसकी बात करें, इनकम एक्सपेंडिचर की। तो इनकम एक्सपेंडिचर में सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट्स ही मैच होते हैं अगेंस्ट रेवेन्यू पेमेंट, क्योंकि बेसिकली वहाँ रेवेन्यू आइटम की ही बात होती है। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स इंडाउमेंट फंड इज अ कैपिटल रिसीट। इस पे भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड टू डैश फंड इन द बैलेंस शीट। आंसर होगा स्पेशल फंड। इस पे भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि अगर स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई भी आइटम होगा तो वो हमेशा स्पेशल फंड में जाता है और वो भी बैलेंस शीट में अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, लायबिलिटी है, तो ये कहाँ का फिगर होगा, विल फिगर इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम। अगर स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू रिसीट है तो वो हमेशा स्पेशल फंड को ही अफेक्ट करेगा। तो आंसर हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम स्पेशल फंड। क्लियर है। नेक्स्ट, आउट ऑफ ₹5 लाख कलेक्शन फॉर द बिल्डिंग 3 लाख इज इन्वेस्टेड and the balance is spent on building. Income from investment is 20,000. The balance to be shown in the building fund. Basically आपको ये जो 5 लाख मिला है वो किसके लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए। तो आपने अगर उसमें से कहीं कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो
या ना किया हो, भले बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट किया हो या कहीं और इन्वेस्ट किया हो, वो पूरा का पूरा पैसा हमेशा कहाँ शो होगा, बिल्डिंग फंड में शो होगा। और उसकी इन्वेस्टमेंट से अगर आप किसी भी तरह की कोई इनकम अर्न कर रहे हो, तो हमने पहले ही बताया अगर स्पेशल फंड बना हुआ है और स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई इनकम एक्सपेंडिचर है तो वो हमेशा किसको अफेक्ट करेगी, उस स्पेशल फंड को। तो ये 20,000 भी कहाँ ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में, दैट इज स्पेशल फंड में। तो आंसर हो जाएगा 5,20,000। इसका आंसर हो जाएगा 5,20,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग चलेंगे ट्रू एंड फॉल्स पे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ कैश बुक। ट्रू है, क्योंकि बेसिकली इक्विवेलेंट टू किसके होता है, कैश बुक के। नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ट्रू, इस पे भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली किस तरह का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं करंट ईयर से रिलेटेड, उसको इंक्लूड जहाँ किया जाता है उसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि बेसिकली नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। यही होता है रूल। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड इनकम और गेन्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अगर वो इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट बन रहे हैं तो सिंपली इनकम एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टू बी टेकन एज कैपिटल रिसीट। अगर हम बात करें एंट्रेंस फीस की, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट एंट्रेंस फीस, तो देखो एंट्रेंस फीस वैसे तो नॉन रेकरिंग नेचर का ही होता है। किस नेचर का होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें नॉन रेकरिंग नेचर, क्योंकि एंट्रेंस फीस जो मेंबर्स होते हैं वो वन टाइम एंट्री के टाइम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट करते हैं, तो कायदे से नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे ट्रीट करेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैपिटल रिसीट की तरह। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है तो उस केस में अगर क्वेश्चन में बोला है 50% रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करेंगे, 50% कैपिटल, तब तो नो डाउट हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या लेते हैं, कैपिटल रिसीट। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में क्या हम उसको कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे, हाँ करेंगे। नेक्स्ट, डोनेशन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टू बी टेकन एज कैपिटल रिसीट। बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग डोनेशन की बात करें, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, जर्नल डोनेशन की तरह, है ना। और लिखा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है डोनेशन के बारे में तो क्या उसको कैपिटल रिसीट की तरह लोगे, नहीं, उसको हम लोग लेते हैं रेवेन्यू रिसीट की तरह। रीजन बीइंग उसको हम लोग जर्नल डोनेशन मानते हैं। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल अभी हमने बताया था कि मिसलेनियस इनकम है, और क्योंकि वो मिसलेनियस इनकम है तो वो कहाँ जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड शुड नॉट बी डेल्ट विथ इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई भी आइटम कहाँ जाता है, स्पेशल फंड में, और जनरली स्पेशल फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन में यही ना बोल रहा है कि जो भी इनकम एक्सपेंडिचर स्पेशल फंड से रिलेटेड होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगे, तो सही तो है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट। हमने पहले बताया कि ऑल कैपिटल एज वेल एज ऑल रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। क्लियर। एनी सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स एंड आर देयरफॉर टेकन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हमने इस पे भी क्वेश्चन देखा था कि अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो रहा है तो बेसिकली वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है एंड उसको हम लोग कहाँ ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट में। तो आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनरारियम इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसका आंसर करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज ऑनरारियम। हमने ऑलरेडी अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास में इसको डिस्कस किया था। ऑनरारियम मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनको पेमेंट करती है मंथली तो उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। क्लियर। बट बहुत सारे आउटसाइडर्स होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करते हैं, बट वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। उस केस में भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उन आउटसाइडर्स को कुछ पे करना होता है। अब वो पेमेंट बट ऑब्वियस सैलरी फॉर्म में नहीं हो सकती क्योंकि सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हो, तो उस केस में हम लोग उसको नाम देते हैं ऑनरारियम का। क्लियर। तो ऑनरारियम एक ऐसा पेमेंट है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको करती है, आउटसाइडर्स को करती है। तो उस केस में वो उसको कैसे ट्रीट करेगी, एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड वो अफेक्ट करता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को, ना कि बैलेंस शीट को, क्योंकि बेसिकली ये रिकरिंग आइटम है जो हर महीने ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकर करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है, आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट,
Income expenditure account prepared by adopting accrual principle of accounting, true. Receipt and payment account is a real account, true. Life membership fees is a capital nature receipt, true. क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ही समझ में आ रहा है जो एक मेंबर एट अ टाइम एक ही बार पे करेगा अपने पूरे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो उस केस में वो पेमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह की होगी, कैपिटल नेचर की और कैपिटल रिसीट की। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रू। रेवेन्यू नेचर रिसीट एंड पेमेंट विच रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो रेवेन्यू नेचर की बात किया और बात की एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की, तो बट ऑब्वियस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जो रिकॉर्ड करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं जो कि एक्चुअली में कैश रिसीव्ड या कैश पेमेंट के फॉर्म में हो। अब वो भले करंट ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो, और आइदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का हो। क्लियर। बट यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसीट पेमेंट से हम वो ट्रांसफर करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू नेचर का हो एंड करंट ईयर से रिलेटेड हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ऐसे ही तो करते हैं। नेक्स्ट, आइटम्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर एंड विच रिलेटेड टू एनी अकाउंटिंग पीरियड आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि सबसे पहले बोला है कि रिसीट एंड पेमेंट से वो आइटम हम ट्रांसफर करते हैं जो रेवेन्यू नेचर का होता है, ये तो करेक्ट है। बट आगे देखो बोला है विच रिलेटेड टू एनी अकाउंटिंग पीरियड। एनी मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पास्ट ईयर की भी बात कर रहा है, करंट ईयर की भी बात कर रहा है और फ्यूचर ईयर की भी बात कर रहा है। बट जब भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि वो खर्चे और वो इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है सिर्फ वो ट्रांसफर होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसीट, सही है। यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात किया है, ना कि आउटस्टैंडिंग या एडवांस की, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि बेसिकली हम लोग सब्सक्रिप्शन को कहाँ डालते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर। अभी लास्ट है मेरे पास मैच द फॉलोइंग। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे ड्राफ्ट हो सकते थे इसमें सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। देखो पहला है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कलेक्ट्स मनी एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम मेंबर्स, दीज आर नोन एज। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी कलेक्ट करने की, वो भी रेगुलर इंटरवल पे, तो बट ऑब्वियस आंसर क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शंस, तो इसके आगे हम लिख दे रहे हैं डी। नेक्स्ट, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कलेक्ट अमाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सिर्फ एडमिशन के टाइम आप क्या कलेक्ट करते हो, आइदर एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस, तो आंसर हो जाएगा ई। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कलेक्ट फंड्स थ्रू, बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड तो होते नहीं है, प्रॉफिट मोटिव होते नहीं है, वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दैट इज सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। तो उस केस में उनको जो इनकम जनरेट होती है, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस रन करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे की तो ज़रूरत है, तो वो उनके पास आता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, या वो कोई प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू वो फंड रेज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, स्टेज शोज, फंड्स रेजिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट, रेवेन्यू इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन, रेवेन्यू की बात किया और इनकम एक्सपेंडिचर की बात किया, तो बट ऑब्वियस वो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड लास्ट, कैपिटल आइटम्स आर शोन इन बट ऑब्वियस बैलेंस शीट, दैट इज सी। क्लियर है। तो देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकते थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जो क्लासेस हमने अपलोड की है, हम ये सजेस्ट करेंगे कि पहले वो क्लास आप कंप्लीट कर लो, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, वो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल सीए काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप ये एमसीक्यू क्लास करोगे ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। क्लियर है। और ये चैप्टर हमने पहले भी बताया था कि फॉर एसएससी सीजीएल एंड फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।